आज का ये क्लास होने वाला है इंग्लिश का, 12th क्लास का इंग्लिश का। आज हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी आपका अच्छा जो प्रश्न होता है जो कि आपके परीक्षाओं में आते हैं वही आपको 50 MCQ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और चाहे आप साइंस से है, आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव जो आपका जो हिंदी इंग्लिश तो सभी में इक्वल सेम ही होता है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या करें, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पर आता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाई। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखे हैं? जाकिर हुसैन, कमला दास या महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक है उनका नाम है महात्मा गांधी जी। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो हिंदी मीनिंग होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर प्रश्न है, भारत इज माई होम इज रिटन बाय। भारत इज माई होम को कौन लिखे हैं? भारत इज माई होम को क्या एंटोन चेकब लिखे हुए या फिर पर्लेस बक या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी? एंटोन चेकब लिखे हुए हैं अ मैरिज प्रपोजल को। अ मैरिज प्रपोजल जो आपका चैप्टर है वो कौन लिखे हुए हैं? वे लिखे हुए हैं अपने ये एंटोन चेकब। अब पर्लेस बक या इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आज को लिखे हैं और जाकिर हुसैन ये लिखे हैं भारत इज माई होम को। महात्मा गांधी ये कौन चैप्टर को लिखे? ये लिखे हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, नानू काका हैड टायर्ड अ ह्यूग अ डैश टर्बन अराउंड हिज हेड। इसके बारे में जो नानू काका जो है वो कैसे रंग के जो अपने हेड पर यानी कि अपने सर पर कैसे पगड़ी बांधते हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है क्या रेड बांधते हैं या ऑरेंज बांधते हैं या फिर येलो बांधते हैं या फिर ग्रीन बांधते हैं, कैसा टर्बन बांधते हैं यानी कैसा पगड़ी बांधते हैं। तो देखिए वो आंसर में है ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर का जो होता है वही बांधते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न ये भी बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय, यानी कि आई हैव अ ड्रीम जो है यानी कि मेरा एक सपना है, जिसको जूनियर जी लिखे हुए, जूनियर जी बोले तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। तो आई हैव अ ड्रीम को जो लिखे वे लिखे हुए कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी। और ये महात्मा गांधी जी को पता होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डॉक्टर जाकिर हुसैन तो वही वाले भारत में होम ऐसी बेट्स तो कौन लिखे हैं? ये द अर्थ वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए 5 नंबर प्रश्न है, तो कि क्या कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसका क्या हो जाएगा कि द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या एग्रीकल्चर हो जाएगा, फायर हो जाएगा या फिर व्हील हो जाएगा या फिर कार हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि कौन से किसका आविष्कार सबसे ज़्यादा मानव जाति के लिए हेल्पफुल साबित हुआ? तो वह फायर का आविष्कार था। किसका? आग का आविष्कार नहीं, वह एग्रीकल्चर का था। नहीं, कृषि का भी बहुत ज़्यादा ही योगदान था हमारे मानव को विकास करने में। ठीक है अगला प्रश्न आते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न जो है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। यानी द आर्टिस्ट वाला जो चैप्टर है उसमें मुख्य किरदार मेन कैरेक्टर में कौन है? सिगन हो या नहीं? ये इनका नाम जो है वह सेबे नाम है। और ये सेबे थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है। सेबे की बात करूँ इसका स्पेलिंग तो इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पढ़िए, आपका द आर्टिस्ट से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें साथ साथ बात करें तो ग्रामर का भी इसमें ऐड कर लिए हुए हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसमें ग्रामर भी आपको पढ़ा देंगे। देखिए हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि कौन सी महिला प्रेगनेंसी के पीरियड होता है तो उसमें अपने मदर के यहाँ अपने माँ के घर जाती है। कौन सी महिला होती है? वो इंडियन होती है, सिलेटी होती है, अफ्रीकन होती है या फिर कैनेडियन होती है? तो वह कौन सी महिला होती है? तो वो हमारी इंडियन, हमारी भारतीय जो महिला होती है। आप भी जैसे कि आप अगर गांव में या फिर जहाँ भी आप रहते होंगे तो वहाँ देखते ही होंगे, जब भी कोई किसी का शादी हो चुका है, जब कोई पहली बार अगर प्रेग्नेंट हुई है तो वो अपने मदर के यहाँ ही जाती है, वहीं पे प्रसव क्रिया भी वही करवाती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री, यानी कि सिंगुलरली फ्री। तो क्या हो जाएगा इनमें से? यानी कि ये हाउ फ्री इज़ द प्रेस की बात हो रही है कि द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। तो क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा, यूरोपियन हो जाएगा, चाइनीज़ हो जाएगा या फिर ब्रिटिश हो जाएगा? क्या हो जाएगा इनमें से?
तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटिश। ब्रिटिश वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इंडिया पिजेंट्स आर पुअर हैंड देयर काउंटर पार्ट्स, यानी कि काउंटर पार्ट्स क्या हो जाएगा इनमें से, चाइनीज़ हो जाएगा या फिर पाकिस्तानी या फिर भूटानीज या फिर श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा कि इंडिया पिजेंट्स आर प्रॉपर, यानी कि पूरड द हैंड, यानी यहाँ पे थोड़े से दैन होगा, टी हो जाएगा इसमें, दैन देयर काउंटर पार्ट्स। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ये चाइनीज वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, वही आपका एक एक प्रश्न तो आपको क्लियर होता चला। ये सब बहुत ही, बात करें तो VBI इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये सब, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट है कि लोमोवाज द चुबको क्या था। लोमो और जो चुबको थे वे क्या थे, नेवर थे, एनिमी थे, फ्रेंड थे या सिस्टर थे। भाई सिस्टर कैसे हो सकता है, क्या बात करते हो आप। तो क्या हो जाएगा इनमें से नेबर हो जाएगा। और नेबर बोले तो क्या हो जाएगा, नेबर का मतलब पड़ोसी, इतना तो आपको पता ही होगा, इतना भी वोकैब तो आपको क्लियर होगा ही। नेबर यानी कि पड़ोसी। ठीक है, बढ़ते आगे अगला प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न 11 नंबर, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। और रिटन बाय यानी जितना भी ऐसा आपका ट्रिक ऐसा भी ला देंगे जो आपका जितने भी ये राइटर्स का नेम है ना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो, यानी कि मेरे प्रिय, मेरी प्रेमिका, मैं तुमको छोड़कर दूर नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर वाला है ना, इसको कौन लिखे हैं, जॉर्डन जी लिखे हैं, कमला दास जी लिखे हैं, TH लॉरेंस जी लिखे हैं, वॉल्ट विथमन जी लिखे हैं। वॉल्ट विथमन जी लिखे हुए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसमें क्या करते हुए, ये जो हमारे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें क्या करते हैं सर, इसमें क्या करते हुए, इसमें वो गाना गा रहे होते हैं, खुद के लिए गाना गा रहे होते हैं, खुद के लिए एंजॉय कर रहे थे। और जो ग्रास होता है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, उसके नुकीलेपन को देख रहे होते हैं, कि कुछ ना कुछ अपने लिए उसमें कर रहे होते हैं। तो वो जाते इसमें बात करके, मैं खुद ही आई एम 37 ईयर ओल्ड एंड आई परफेक्ट, यानी कि मैं वो बात करता है कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, अपने मृत्यु तक, डेथ तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ। इस प्रकार से वो अपने जो अपने क्या बोले पोएम है उसमें बात की है। तो स्वीटेस्ट लॉ बात यहाँ ये हो रही है कि स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो को रिटन, यानी कि रिटन बाय कौन है, यानी कि लिखे कौन है। तो स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो जॉर्डन जी लिखे हुए। इसमें बात करें तो इसमें पूरे आपका जितने रेनबो बुक है, इसमें बात करें लव स्टोरी नहीं, आपका लव पोएम की बात करें, लॉ पोएम की बात करें या फिर आप लॉ के बारे में जो भी बात करें, लॉ रिलेटेड जितने भी होते हैं उसमें दो ही है, एक है आपका अ मैरिज प्रपोजल और दूसरा है आपका ये स्वीटेस्ट लॉ आई डू नॉट गो। तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये है हमारा 12वां प्रश्न कि द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेबर्स। ये कहाँ से लिया गया है, बहुत ही ये बारबरी क्वेश्चन है कि ये जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो बात करिए आपका लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, नाउ द लीव्स लिख दे रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है कि द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेबर्स, क्या हो जाएगा मैसेंजर, यानी कि इसमें बात किया गया है कि मौत के दूत के बारे में। देखिए इसमें जो ऐसा ये पोएम है कि इसमें बात तो हो रही है कि यानी कि यहाँ पे जैसे आप मुहावरा देखते हैं ना, बोलता है कि आँख मारना, यानी कि वो आँख तो मार रहा है लेकिन वो इशारा कर रहा है। उसी तरह से इसमें बात ये हो रही है कि पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और के बारे में इशारा हो रहा है, यानी कि इसमें बात करते हैं कि पत्ते गिर रहे हैं तेज़ी से। इसका मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं वो तेज़ी से मर रहे हैं और नया जो न्यू जनरेशन जो है, जिसको मैगी जनरेशन जो आजकल तो यही हो रहा है ना, तो वो कहने का मतलब वो आगे आ रहे हैं, यानी छोटे छोटे। उसमें क्या होता है कि पाम्स गो रोलिंग ऑन, इसमें भी एक लाइन होता है पाम्स गो रोलिंग वाला, यानी कि जो बच्चे वाला जो गाड़ी है ना वो चलता जा रहा है और उसमें जो पत्ते जो सूखी जो पत्तियाँ है उस पर चलते जा रहे हैं। तो इसमें फॉलिंग जो होता है वो इसमें बात किया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पत्ते तेज़ी से गिरने। बूढ़े लोग जो पहले बहुत मेच्योर पीपल थे, यानी कि बहुत समझदार लोग थे एक तरफ से, और नॉलेजफुल लोग, ज्ञानी लोग, वो अब चले जा रहे हैं। लेकिन नया जनरेशन जो आजकल देख रहे हैं कि मोबाइल में क्या हो रहा है, आप अभी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो यही जो हो रहा है इस बीच में इशारा किसी और चीज़ के बारे में किया गया है और इसमें बात कोई और ही हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आखिर हम बात तो कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या भरा जाएगा, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेबर्स, मैसेंजर हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, या फिर एनिमीज हो जाएगा, या फिर गॉड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इनमें से? तो आंसर देख लेते हैं सीधा सीधा, क्यों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो मैसेंजर हो जाएगा, मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि मौत के फरिश्ते, मौत के दूत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए कि ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन द दैट्स, यानी कि ह्यूमन लाइफ है ये किससे बेटर नहीं है, पता है किससे बेटर नहीं है। डेथ यानी कि मृत्यु से, इसका भी हिंदी भी आपको बता दे रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डेथ यानी कि मृत्यु, और ये लाइफ यानी कि जीवन, इतना तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दे रहे, बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं। जीवन और जर्नी यानी कि यात्रा, जर्नी यानी कि यात्रा, इतना तो आपको समझ में आ जा रहा है। और एक्सपेडिशन यानी कि एक्सपेडिशन यानी कि एक तरह से बात करें तो आशातीत, आशातीत थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन, क्या किससे बेटर नहीं है। तो ये आपका बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेथ से, मृत्यु से वो बेहतर नहीं है, मृत्यु से बेहतर नहीं है, यानी कि ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करें ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी वाला जो है ना ये लिया गया है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है। डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के बात करें तो प्रकृति के महान कवि कौन माने जाते हैं, यानी कि डैश वाज अ ग्रेट लवर, महान प्यार करने वाले नेचर से, प्रकृति से कौन माने जाते हैं। जॉन किट्स जी, डब्ल्यू.एच. ऑडेन जी, रूपर्ट ब्रूक जी, या फिर जॉर्डन जी। जॉर्डन जी लिखे हुए स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट को, रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हुए द सोल्जर को, डब्ल्यू.एच. ऑडेन जी लिखे हुए हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को, जॉन किट्स जी लिखे हुए ऑल टू ऑटम को। तो क्या हो जाएगा, गेस करिए आप क्या हो जाएगा। तो ये आपका जॉन किट्स जी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बातें हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, बहुत झकास प्रश्न है। देखिए कि द सोल्जर इज रिटेन बाय, द सोल्जर जो है इसके कौन लिखे हुए हैं, द सोल्जर, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आ गया कि द सोल्जर को लिखे हुए हैं रूपर्ट ब्रूक। एक बात करें तो ये कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन से आपको रूबरू करा देते हैं। ये आपका ये एक वॉर पोएट भी है, क्या ये एक वॉर पोएट भी है, एक वॉर पोएट भी है, साथ ही साथ क्या है तो ये आपका एक सैनिक भी है, और ये राइटर तो है ही। और ये कहाँ पे रहने वाले हैं, बात करें तो किसकी प्रशंसा करें तो आपका ये इंग्लैंड की प्रशंसा करें, इंग्लैंड की। ठीक है, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की प्रशंसा करें। इस बात करके मैं इंग्लैंड जिसने मुझे बहुत सारे, जिसमें मुझे फूल दिया प्यार करने के लिए, हवा दी सांस लेने के लिए, तो उसके प्रति आभार व्यक्त करो। एक और बात बोलते हैं कि जहाँ मैं युद्ध के लिए, ये जहाँ लड़ने के लिए गए हुए युद्ध के लिए, अगर यहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है तो जहाँ पर मृत्यु हुई, जिस देश में जिस कंट्री में मृत्यु हुई, अगर वहाँ पे उनको जो दफनाया जगह, मान लीजिए इनका कब्र होगा, ये आपका किनका कब्र की बात हो रही है, हम रूपर्ट ब्रूक जी बात करें तो जो यहाँ पे दफनाया जगह ना इनका, तो ये जो ज़मीन होगा, ये जो भूमि का ये भाग होगा, ये जो भूमि का भाग होगा, ये किसका हो जाएगा तो इंग्लैंड का हो जाएगा, चाहे वो कहीं भी दफनाया जाए तो ये हो जाएगा। ये अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे, अपने बता रहे कि ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ ठीक नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप ऐसा समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए इस तरह से आपको व्याख्या करते हुए चलेंगे, दिक्कत तो बात ही नहीं होने वाली है। नेक्स्ट देखिए हमारा कि स्वीट्स, क्या है कि स्वीट्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये बात हो रही है हमारे फायर हिम की। अभी पता होगा, आपका नाम से आपको स्पष्ट हो गया कि ये फायर हिम से बात हो रही है। फायर हिम जो आपका चैप्टर है ये वही से लिया गया है कि स्विच टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि वे जो उसका पाप जो करता है उसको भुला नहीं सकता। क्या पाप करता है तो वे पाप इसलिए करता है कि जो डेड बॉडी होता है, यानी कि जो बॉडी होता है, जो शरीर का जो भाग होता है ना, उसको ये जलाता है और कुछ छोड़ देता है, यानी कि पूरा नहीं जला पाता। मान लीजिए आपका ये आग है, इस तरह से बात करें तो ये आपका इस तरह से होता नहीं है कि हम आपको एग्जाम्पल लेकर, मान लीजिए ये आग है, इस पर डेड बॉडी रखी हुई है तो इसमें कुछ भागों को जला देता है, यानी कि ये हाथ जला दिया और पैर छोड़ दिया, मान लीजिए पैर छोड़ा दिया तो आपका ये इसका कुछ ना कुछ हो सकता है सर भी छोड़ दे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती है वो अच्छा देते हैं, पूरा नहीं जलाती है। इसी कारण ये क्रूर समझते हैं हमारे जो राइटर्स है फायर हिम के दारूवाला जी, तो वही समझते हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि वे पारसी है तो सभी की अलग अलग धार्मिक मान्यताएँ होती है, तो इसी बारे में बात हो रही है। तो स्विच टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस के दारूवाला क्या हो जाएंगे, या टी.एस. एलियट, जॉन डन या फिर जॉन किट्स। तो क्या हो जाएगा इनमें से, क्यों कसम खाते थे कि अब ये आग के हवाले नहीं होने देंगे, तो ये बात करते हैं के दारूवाला जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम कि क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 17 नंबर के मेगाविटी इज कॉल्ड, मेगाविटी को हम क्या कहते हैं। मेगाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ,
द एक्सपोज पॉ, द नोटी पॉ या फिर द मिस्ट्रीज पॉ। मेकाविटी इज कॉल्ड, मेकाविटी को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो आप गेस करिए जल्दी से, मेकाविटी को हम क्या नाम से जानते हैं? मेकाविटी को हम हिडन पॉ। अब बहुत सारे को पता ही नहीं होगा कि हिडन पॉ का मतलब क्या है। हिडन पॉ का मतलब होता है छुपा रेशम, यानी कि उसके बारे में किसी को पता ही नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं छुपा रेशम, हिडन पॉ। तो मेकाविटी इज कॉल्ड हिडन पॉ। इसे हमें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप AMVY भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी वाला प्रश्न है, इसलिए इसको आप ज़्यादातर इसमें आप ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा मेकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं। इसमें बात करते हैं मेकाविटी इज डोंट लाइक मेकाविटी, यानी कि मेकाविटी कोई साधारण आदमी नहीं है, बहुत ही खतरनाक बिल्ली की बात हो रही है। तो यही इसमें यही बताते हैं बिल्ली के बारे में, पूरा एग्जाम्पल के साथ इसमें बताया गया है। और इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि ये जो मेकाविटी है, यानी कि इतना मिस्ट्री है कि ये कोई भी क्राइम करता है ना, और उसको पकड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। यानी लंदन जो पुलिस का हेडक्वार्टर जो है ना, वो थक गई है पकड़ते पकड़ते कि कौन है भाई, एक से एक अपराधी को वो पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो अपराधी है मेकाविटी, यानी कि ये जो बिल्ली है ना, ये पकड़ में ही नहीं आती है। और हाँ, मान लीजिए कोई अपराध करती है, कोई क्राइम करती है, तो उसमें एक आपको एक जो इनकी जो पार्टनर है मंगोजरी और गिरन बोल जो भी है, तो वो उनको आस पास रख लेते हैं कि हाँ, जो पूछेगा ना, जो पुलिस वाले अगर आएंगे पूछेगा तूने ये क्राइम किया, तो वो करेंगे नहीं इसने नहीं किया, ये तो कल लंदन में था। इसलिए कुछ ना कुछ इसमें बहाना बनाने के लिए ना एक दो साथी को भी रख लिया होता है पैसे वैसे देकर, यानी कि इस प्रकार से बात हो रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ थ्रू ऑफ द डैश टू सीप वाटर। इसमें क्या हो जाएगा? सीप वाटर। अ स्नैक अपीयर्स ऑन अ थ्रू ऑफ द डैश टू द सीप वाटर। ये कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये स्नैक चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से? ये स्नैक चैप्टर से लिया गया है। स्नैक चैप्टर्स में इस बात करें तो कौन होते हैं? तो क्या टीचर, डॉक्टर, लॉयर या पोएट। तो बात करें टीचर, भैया यहाँ से कहाँ से आ गया, डॉक्टर भी कहाँ से आ गया, लॉयर भी नहीं होगा, पोएट। हाँ, ये जो कवि है, कवि की बात हो रही है, तो हमारे कवि हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्नैक की बात हो रही है। स्नैक में क्या होता है? स्नैक आप में पता चलो, इसका आपका हिंदी अर्थ होता है सांप। तो ये जो स्नैक होता है, इसमें चैप्टर में इस बात किया गया है कि जो स्नैक होता है, जो कि बहुत ही प्यास होता है, क्योंकि समर का आपका सीजन चल रहा होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो पोएट को भी प्यास लगी होती है, वो भी थर्स्टी होते हैं, दोनों लोगों को प्यास लगी होती है, एक स्नैक को और एक कवि को। दोनों को प्यास लगे, दोनों पहुँचते हैं। तो कवि का कहना है कि वो जो स्नैक था वो उनसे पहले पहुँच चुका होता है, वो पानी पी रहा होता है, लेकिन पता नहीं कभी वो क्या हो जाता है, वो एक स्टिक उठाते, डंडा उठाते हैं, उसे चला देते हैं उस पर, और उसमें लगता है। लेकिन वो क्या करता है कि वो जो स्नेक होता है वो उनको किंग की तरह लगता है, राजा की तरह लगता है। वो क्या होता है, वो जो बिल होता है उसमें वो घुस जाता है आराम से, कोई नहीं उन पर हमला करता है। और एक पोएट का कहना भी है कि जब भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए तो हम उसे भला नुकसान क्यों पहुंचाएं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आइए। और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना चाहिए, तो आपको जहाँ से पढ़ना चाहिए वहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मेकाविटी मूव्स लाइक और डैश। क्या हो जाएगा? स्नैक, स्नेयर्स, टर्टल या स्कॉर्पियन। क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए भी आपका मेकाविटी से ही लिया गया है। इसमें भी है कि मेकाविटी मूव्स, लायन किस तरह वो दौड़ता है, किस तरह चलता है, तो वो स्नैक की तरह पतला और उसकी तरह फुर्तीला है बहुत ज़्यादा। इसमें स्नैक की तरह भी बात किया गया है। उसमें जो बाल उल है ना, बहुत डरावना है, इसके याद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलिए आते हैं। हमारा ये 20 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या कर रहा है कि द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल। द एंग्लो सेक्शन वर डैश पीपल, यानी कि ये जो कहाँ से लिया गया। आप सोचेंगे तो हमारा कौन चैप्टर में है ही नहीं एंग्लो सेक्शन के बारे में। तो ये हमारा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात हो रही है। कहा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश, या हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि बात करें तो वहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही कुछ प्रश्न लाए हुए हैं। और यही नहीं साथ ही साथ हम ग्रामर का भी जो भी क्वेश्चन होता है ग्रामर का भी इंक्लूड कर लिए हुए हैं। द एंग्लो सेक्शन वर डैश पीपल, क्या हो जाएगा? एंडो यूरोपियन, रेड इंडियन, जर्मनिक या फिर पर्शियन। क्या हो जाएगा इनमें से? द एंग्लो सेक्शन वर डैश पीपल। तो जो एंग्लो सेक्शन थे वे कहाँ के रहने वाले थे? तो वे थे कहाँ के? वे थे हमारे जर्मनी के वे रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न पर आइए। देखिए कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये हमारा अगला प्रश्न है कि ये आपका ग्रामर से आ जाता है कि राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द
क्लास चूज द बेस्ट आर्टिकल। इसमें आपको क्या लगने वाला है कि राम वॉज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। एंड राम जो है बहुत अच्छा स्टूडेंट है पूरे क्लास का। तो इसमें क्या लगने वाला है, तो आप ही बता दीजिए कि क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा या दी लगेगा या फिर द लगेगा। इसमें बात करें तो सिंपल इसमें द लगेगा, क्योंकि ये अब द क्यों लगेगा, द इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें खास नाम है, क्योंकि खास नाम के बाद बात हो रही है। राम एक व्यक्ति है और एक खास नाम के बढ़ाता है, तो आपका द लगाते हैं, क्योंकि ये आपका आर्टिकल्स नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे भी इस साल, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया विल बिकेम अ डैश सुपर पावर शॉर्टली, चूज़ द बेस्ट आर्टिकल। इसमें भी आपको आर्टिकल चूज करना है, तो इसमें भी कुछ खास की बात हो रही है, तो क्या द लगाएंगे, क्या द लगाएंगे, नहीं ये लगाएंगे। इसका भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसलिए रूल्स को तो मानना ही पड़ता है, ग्रामर तो है ही इसी चीज़ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि डैश प्लीज़ हेल्प मी एज आई एम इन नीड, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस आता ही होगा बनाने आपको, कैसे बनाएंगे, तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसमें तो दिया गया है, लेकिन आपको सिद्ध भी करना होगा। प्लीज़ हेल्प मी एज आई एम इन नीड, चूज द करेक्ट, क्या हो जाएगा, आई मस्ट बी हेल्प्ड एज आई एम इन नीड, ये तो होगा नहीं। आई हैव टू बी हेल्प्ड एज आई एम इन नीड, ये भी नहीं होगा। आई मे बी हेल्प्ड एज आई एम इज नीड, ये भी नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, ये वाला डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है कि यू मस्ट लर्न इंग्लिश, चूज़ द पैसिव वॉइस। इंग्लिश मस्ट लर्न बाय यू या इंग्लिश मस्ट लर्न यू, इंग्लिश मस्ट बी लर्न टू यू, इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय यू, क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश मस्ट बी लर्न बाय यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये आपका 25 नंबर प्रश्न की देखिए, ये बहुत ही इजी ही है कि ऑल ऑफ अस विल बी लॉफ्ड एट इफ़ वी गो देयर इन दिस ट्रेस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। दे विल लॉफ एट अस इफ़ वी गो देयर इन दिस ट्रेस, दे विल लॉफ अस ऑल इफ़ वी गो देयर इन दिस ट्रेस, या दे विल लॉफ एट ऑल ऑफ अस इफ़ वी गो देयर इन दिस ट्रेस, या दे विल बी लॉफिंग एट ऑल अस इफ़ वी गो देयर इन दिस ट्रेस, क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है, इसमें कि ही सेज, क्या क्या, ही सेज एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको नरेशन बनाना है इनडायरेक्ट, तो ही सेज दैट experience are the best teacher, या फिर he says that experience is the good teacher, या he says that experience is the better teacher, या he says the experience is the best teacher, क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, he says the experience is the best teacher, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, इसमें कि द फार्मर टोल्ड दैट ही कुड हेल्प मी, चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, यानी कि द फार्मर सेड टू मी आई एम हेल्प यू। नेक्स्ट द फार्मर सेड टू मी आई वाज हेल्प यू, द फार्मर सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, द फार्मर सेड टू मी आई वॉन्ट हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी, द फार्मर सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर, इसमें कि दे लुक्ड डॉट मी फॉर हेल्प, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन इसमें आपको बनाना है, क्या हो जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगेगा, टू, या पर ये टू जो होगा यही प्रीपोजिशन इसमें लगेगा। आइए आगे आते हैं और नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये हमारे आई कैम डैश हिम इन द मार्केट, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, एट हो जाएगा, इंटो हो जाएगा, अक्रॉस हो जाएगा, या फिर नॉन, क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्रॉस, सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न की आई कैन नॉट कॉन्क्योर डैश यू इन दिस ओपिनियन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी आपको प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो इसमें भी आपको विथ यही लगने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा 30 आपका क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 30 क्वेश्चन करवाया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
और नेक्स्ट भी आपका इसी तरह से आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चन जो होते हैं वो करवाते हुए चलेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।